PI Industries or should we take any another company on the Excel sheet? डॉक्टर लाल को ले लें, इफ़ माई वॉइस इज ऑडिबल. Yes, sir. Sure, we can. चलो डॉक्टर लाल ले लेते हैं. रैंडमली हम टेकिंग एनी कंपनी. सर लास्ट में एक आवाज़ कट रही, मेरे को क्लियर नहीं आ रही आवाज़. क्या बोल रहे हैं? अभी आ रहा है सर आवाज? हाँ अभी आ रहा है. कल जैसा बोल रहे थे ना कि सर उसका सेल्स भी बढ़ रहा है और रिटर्न ऑन कैपिटल भी अगर बढ़ता रहे तो ये डेडली कॉम्बिनेशन होता है. डेडली कॉम्बिनेशन, राइट भाई. सेल्स तो आप लास्ट में एक बार आप देखना ना सर कि कॉन्फिडेंस पेट्रो में सेम हो रहा है क्या. उसका फ्री कैश फ्लो तो अच्छा नहीं है, एक सेकंड. पर काइंड ऑफ उसका सेल्स और रिटर्न ऑन इक्विटी मेरे को लग रहा था कि आप जैसे बोल रहे थे उसी काइंड ऑफ उस टाइप का हो रहा है. देखो कॉन्फिडेंस पेट्रो में एक चीज़ अच्छी हुई है कि यहाँ से 2017 से इसके मार्जिन्स स्टेबल हो गए हैं और इंक्रीमेंटल ट्रेंड में है, विच इज़ 12% 14%. इफ़ आई सी सेल्स ग्रोथ 10 साल में तो सेल्स ग्रोथ अच्छा नहीं. टीटीएम भी अच्छा हो रहा है सर. TTM तो बहुत अच्छा हो गया. एंड सी दिस TTM हैज़ गॉन अप ड्रास्टिकली. और हमारा पैट ग्रोथ इन TTM हैज़ गॉन अप ड्रास्टिकली, विच इज़ वेरी गुड. फ्री कैश फ्लो अभी नहीं आ रहा है बिकॉज द कंपनी इज़ एक्सपेंडिंग, कैपेक्स कर रहा है. एंड इफ़ आई सी जो हमने देखा था, क्यूमुलेटिव पैट इज़ 190 करोड़ एंड क्यूमुलेटिव प्रॉफिट इज़ 513 करोड़. सो हमारे को इतने भी डिफरेंसेस मिल सकते हैं, राइट. नो द मेजर डिफरेंस ओवर ईयर इज़ दीज टू आइटम्स. जो मेरा टोटल आता है 427, और इसके साथ अगर मैं आपका ये आइटम ऐड कर देता हूँ तो मेरा आता है 616, बट माई क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इज़ 513. सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ दीज टू थिंग्स. एंड ऐसा तो नहीं है कि वो साल दर साल साइंटिफिकली आपकी कैलकुलेशन मैच करेगी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वाई द कैश फ्लो इज सिग्निफिकेंटली हायर देन माई प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस. अभी 513 करोड़ का उसके पास कैश मिला है उसको पिछले 8-10 साल में. उसने सारा का सारा स्पेशली लास्ट 3 साल में अपनी कैपेक्स में लगा दिया है. इसी वजह से आपका फ्री कैश फ्लो जो है सिर्फ 9 करोड़ रह गया है. लेकिन अभी शेयर होल्डर को डिविडेंड तो देना है. ये यहाँ देखो, कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है, 0,000. यहाँ 1 करोड़ डिविडेंड है. तो आउट ऑफ दैट 9 करोड़ कंपनी हैज़ जस्ट पेड डिविडेंड ऑफ 7 करोड़. ठीक है, क्योंकि इसके पास 9 करोड़ है. चलो ऐसा तो नहीं किया ना कि इसने कि डेप्ट लेके डिविडेंड दिया हो, तो वो तो बहुत ही ख़राब चीज़ हो जाती. वैसा नहीं है. अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये रिटर्न ऑन इक्विटी नीचे जाना लाजमी है या रिटर्न ऑन कैपिटल नीचे जाना लाजमी है, क्योंकि कैपेक्स किया था. एक तरीका और है इसको देखने के लिए. ये मेरा एसेट्स फ्रॉम 200-300 करोड़ हैज़ गॉन अप टू 500 करोड़. देन दिस इज़ साल 2018-2017. दिस इज़ साल 2018-2017. अगर मैं अपने नेट फिक्स एसेट्स टर्नओवर दिखता हूँ जो हाई चले गए थे, 2.62 चला गया था. अभी इस साल जाके 2.07 हो गया है. क्यों हो गया है? बिकॉज मेरा एसेट बेस जो है वो बढ़ गया है. जो मेरे नेट फिक्स एसेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं फ्रॉम 199 करोड़ टू 456 करोड़. अभी ये एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं क्या? ये कैपेक्स कंप्लीट हो गया? हाँ, मुझे कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं. मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी और मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल, जैसा कि हमने कैपेक्स सेशन में देखा था, बाउंस बैक कर चुका है लास्ट 2 क्वार्टर्स में. 2 क्वार्टर्स में देखता हूँ तो जून में तो चलो सेल डाउन थी, पर सितंबर के महीने में जो इसके रिजल्ट्स आए हैं अच्छे लग रहे हैं. मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन है, कुड बी बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द न्यू प्लांट. अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर सब चीज़ें देख रहा हूँ, इफ़ आई सी ओवर ईयर देर इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट. 15.03 का 14, ठीक है, 65 बिप्स डाउन है, बट दिस कैन रिकवर. लुकिंग एट दिस सेल्स ग्रोथ विच इज़ वेरी encouraging. माई नेट प्रॉफिट मार्जिन हैज़ गॉन अप. वाई माई नेट प्रॉफिट मार्जिन हैज़ गॉन अप? लेट्स गो एंड लुक एट माई नेट प्रॉफिट मार्जिन. 33 करोड़ मेरा प्रॉफिट हो गया है, जो पहले के टाइम में मेरा 10 करोड़ था, विच इज़ वेरी गुड. सो फ्रॉम अ 5.8% मार्जिन आई हैव गॉन टू 7.8% मार्जिन. नेट प्रॉफिट मेरा मार्जिन ऊपर गया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा मार्जिन नीचे गया है. इसका क्या मतलब हुआ?
फ्रॉम 15% इज़ गॉन डाउन टू 14%। इसका मतलब ये हुआ जो P&L स्टेटमेंट है मेरा, P&L स्टेटमेंट में मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में यहाँ कहीं गड़बड़ हुई है इन 3 लाइनों में, विच इज़ योर अदर इनकम, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। एक चीज़ समझने की है, मेरा डेप्रिसिएशन यहाँ 24 करोड़ था, यहाँ जाते जाते मेरा डेप्रिसिएशन डबल से ऊपर हो चुका है। एसेट बढ़ गया उसका सर। एसेट बढ़ गया, और वो डेप्रिसिएशन तभी बढ़ेगा जब आपका एसेट बन के तैयार हो जाएगा और रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, बिकॉज अकाउंटिंग रूल सेज until your assets is in मतलब ग्रोथ हो रही है या एक्सपेंशन फेज में है, तब आपका इंटरेस्ट कॉस्ट और उसका डेप्रिसिएशन बुक्स में नहीं आएगा, बिकॉज अकाउंटिंग रूल्स हैव टू डू इनकम एंड एक्सपेंसेस मैचिंग प्रिंसिपल। कंपनी ने यहाँ पर 1000 करोड़ की सेल करी थी, विच वॉज डोंट नो बिकॉज ऑफ व्हाट रीज़न। उसके बाद कभी भी कंपनी इस सेल फिगर पे नहीं पहुँच पाई है। नाउ दे हैव डन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल्स इन द लास्ट 10-11 years in the TTM number. What has happened? My profits have just exploded. 97 crores, और 97 crores पिछले 4-5 साल में सिर्फ 5 crores था, राइट। नाउ कंपाउंडिंग सेल्स भी बड़ी है, TTM प्रॉफिट भी बड़ा है, योर ROCs are also bounced back after this expansion. So that means gives us some indication, that means कि हो सकता है कि हमारा ये जो कैपेसिटी बड़ी है, ये 1, ये 2, ये 3, ये चल गई हो, स्टार्ट हो गई हो, बिकॉज हमारे को TTM नंबर से इसका थोड़ा सा एक इंडिकेशन मिल रहा है। ये now see this, my TTM ROC from 5% has suddenly jumped up to 7.5%। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला क्वार्टर है जहाँ पे रिजल्ट्स मेरे, बोलते हैं ना देसी भाषा में, रिजल्ट्स मेरे फाड़ के आए हैं। 1 क्वार्टर और या 2 क्वार्टर और अगर मेरे ये रिजल्ट्स ऐसे हो जाते हैं, देन द स्टोरी अनफोल्ड नाइसली। स्टॉक प्राइस चार्ट अगर आप देखो लास्ट 1 ईयर में, अभी स्टॉक प्राइस के अंदर कोई भी एक्साइटमेंट या मूव नहीं है। गुड इनफ। आई एम सीइंग टर्न अराउंड इन द फंडामेंटल्स नाउ। इट कुड बी इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और few months the turn around in the technicals of the price may happen, and as Skinner says, the company is able to give good return. Problem यहाँ पर what they are saying is your return on equity and your return on capital is low till here, but it has bounced back in your TTM number. TTM है। So this is good, prospects are good। 1 क्वार्टर का रिजल्ट इसका अच्छा आया, मतलब ये जो नई इसकी फैक्ट्री है या जो नया इसका एक्सपेंशन है, नाउ दिस इज़ अ ग्रीन फील्ड और अ ब्राउन फील्ड और अ डी बॉटलनेकिंग, दैट वी हैव टू गो एंड स्टडी। एंड ही इज़ प्लेड सेंसिबली। ज़्यादा इसने कोई डेप्ट लोड नहीं रखा है, द डेप्ट इज़ ओनली 80 crores। ही इज़ प्लेड सेंसिबली, ही हैज़ यूज्ड वट एवर ही इज़ अर्न इन द बिजनेस, एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ हिज एक्सपेंशन ही इज़ डन विद हिज रिटेन अर्निंग्स। So this looks good, and my incremental operating margins, which were down to 3% because of this capex, have suddenly moved up to 18%. So the numbers are turning around and the stock price is going down. तो ये तो कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर टेक्निकल्स काम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज टेक्निकल्स आर टेलिंग यू अ सेल और अ गो डाउन। बट if I believe in the capex story and there is good amount to go, looks nice। आगे जाके क्या होता है पता नहीं, बट धंधा चलने की उम्मीद रखता है। और 1-2 चीज मैंने इसमें ऑब्जर्व किया था सर, बताऊं क्या? हाँ बताओ। एक्चुअल में क्या हो रहा है सर, सब ईवी को लेके सोच रहे हैं कि ईवी आ जाएगा अभी तो इसका सेल्स कम हो जाएगा। हाँ। पर एक्चुअल में क्या है, अभी सीएनजी के लिए टाटा मोटर भी सीएनजी पे ज्यादा एफोर्ड कर रहा है और मारुति भी सीएनजी की गाड़ियां ला रहे हैं। राइट। लास्ट ईयर सीएनजी कार्स का सेल था 54,000 और इस बार वो डबल होके 1,10,000 के आसपास आ गया। और ये 100 सीएनजी स्टेशन सिर्फ बना रहा है अपने बेंगलोर में गेल के साथ। राइट। और टोटल अभी सीएनजी स्टेशन है 2000, उसमें इसका 200 है, तो मोटा मोटी 10% मार्केट शेयर इसका है। और गवर्नमेंट बोल रहा है कि वो 8000 चला जाएगा नेक्स्ट 4 साल में। मजा आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ द रनवे है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, और अभी भी इसका वर्किंग कैपिटल इसने अच्छे से मैनेज करके रखा है, जो 15-16% के आसपास ही इसने मेंटेन करके रखा हुआ है। एंड अगर मैं ये कैपेक्स टू ओसीएफ और ये कैपेक्स टू डेप्रिसिएशन रेशियोज देख रहा हूँ, तो यहाँ देखो मेरे ये रेशियोज कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब प्रमोटर ने पूरी जान लगा दी है धंधे को बढ़ाने के लिए।
बिना एक्सेसिव कर्जा लिए। अगर बीपीसीएल को अगर प्राइवेटाइजेशन कर दे सर, तो उसका सब्सिडरी हटाना ही पड़ेगा। बिल्कुल हटाना पड़ेगा, और हटा देगा तो इसको बहुत बड़ा फायदा है उसका, हाँ क्योंकि खुद भी गैस बेचता है, वो गैस बोल के। राइट। एक चीज़ और आप देखो, मेरे रिटर्न ऑन एसेट्स भी, मेरे एसेट्स इंक्रीमेंटल की वजह से मेरा रिटर्न ऑन एसेट रेशियो जो है वो भी थोड़ा सा गिरेगा, लेकिन टीटीएम में वो भी मेरा रेशियो अच्छा हो रहा है, रिबाउंड हो रहा है, रिबाउंड हो रहा है। तो दिट्स अ गुड स्टोरी। अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं देन दैट इज़ गुड, अगर नहीं है तो इस कंपनी को ज़रूर पढ़ें और इसको ज़रूर स्टडी करें। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर हम ये रिटर्न ऑन एसेट्स ऑफ बैंक्स तक आ गए थे। नो इंटरेस्ट कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम, विच वेरी वेल अंडरस्टैंड क्या होता है ये, कि मेरे इनकम से मैं अपना इंटरेस्ट कितने बार कवर कर सकता हूँ, या कितना मेरा इनकम जो है मेरे बैंक इंटरेस्ट कॉस्ट में जा रही है। इट्स जस्ट अ सिंपल रेशियो। ना दीज टू नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली क्या किया है कि आरओई और आरओसी को एक्सपैंड कर दिया थोड़ा। एक्सपेंशन से मेरा मतलब है, नो एक टर्म होता है विच इज़ कॉल्ड नो पैट। आई थिंक आई हैड डिस्कस दिस टर्म अर्लियर ऑल्सो। नो पैट, नो पैट इज़ माई नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, बट वॉट आई डू, आई डोंट लाइक टू ऐड अदर इनकम टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सो आई कीप अदर इनकम सेपरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट. Now in this calculation of operating profit, your other income is added. In this calculation of EBIT also your other income is added, but मैं यहाँ से भी इसको हटा के रखता हूँ. So what I have done, I have taken profit before tax plus interest cost paid to the lenders. So this becomes your EBIT. Now no PAT is your net operating profit after taxes. एक मिनट ना, जस्ट होल्ड ऑन. ठीक है, मेरा कॉल आया था, आई एम नॉट टू श्योर वॉइस है या नहीं है, प्लीज़ कंफर्म कर देंगे अगर वॉइस आ रही है तो. आ रही है सर. ठीक है, You're audible, sir. Why are you sir? So- Recording check. recording is on, no worry for recording. So no PAT means what I have done is I have taken my EBIT, I have subtracted the taxes from it. Now taxes are of two components. One is your marginal tax rate, जो हमारा 25% या 30% जो भी हमारा टैक्स रेट होता है, एंड वन इज़ अ टैक्स रेट विच द कंपनी इज़ पेइंग ओवर ईयर. हो सकता है कभी ज़्यादा हो कभी कम हो, बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट्स ऑफ डिफर्ड टैक्स या कोई भी एडजस्टमेंट्स होते हैं. So it is up to you, what do you like to take? Do you like to take the marginal tax rate? Then that would be a too conservative an estimate. Or do you like to take these tax rate what the company is paying to the government? So now when you come to your no PAT figure, no PAT is I have taken these tax rates what the company has paid to the government. मैं EBIT को आप post tax कर रहा हूँ. This is my EBIT. I reduce the tax amount from it and I get to a no PAT figure, which is my EBIT figure into 1 minus my tax percentage. So बाकी का जो जैसे 100% minus 27% जो मेरा नंबर बचा उसको मैं EBIT से मल्टीप्लाई करूँगा, so I get to a post tax number, right? Now these are my no PAT figures. In the no PAT, what I have to do is I am doing no PAT divided by sales. मतलब कितना सेल के ऊपर मेरे को कितना परसेंटेज नेट ऑपरेटिंग बिजनेस प्रॉफिट आ रहा है. अब अगर मेरा प्रोडक्ट डिमांड में है और बिकता है मेरा माल और लोगों को पसंद है, तो डेफिनेटली आई वुड वांट टू हैव एन हायर मार्जिन. हम लोग कॉन्फिडेंस पेट्रो में आ चुके हैं, आई हैव लेफ्ट दैट कंपनी, सो आई वुड रिक्वायर हायर मार्जिन. So this company from 5-7-8% again went down to 5%, as now commanding 10%. Now the question to ask here is, क्या मेरा ये 10% जो मार्जिन है क्या ये सस्टेनेबल है, और इज द कंपनी डूइंग समथिंग गुड? दिस इज माई no PAT by demand side, no PAT by sales gives me my operating profit margin after taxes. Secondly, my supply side mode is my sales divided by my capital employed. Capital employed आपको पता है क्या होता है? मेरा 1 रुपये का कैपिटल एम्प्लॉयड से मुझे कितनी सेल्स मिल रही है. द हायर द नंबर द बेटर इट इज़, द हायर द नंबर द बेटर इट इज़ इन बोथ दीज लाइन्स. सिंपल. Then it comes to my incremental ROE which is rolling for 3 years. 3 साल का एवरेज मान लो मेरी incremental ROE. These are not ROEs, these are incremental ROEs. कितना मैंने incremental मेरे शेयर होल्डर इक्विटी में या रिजर्व्स इन सरप्लस पे रिटेन अर्निंग्स रखी, एंड व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ
extra profit I have been able to generate on these incremental amounts invested in my business. Then comes your dividend cover ratio, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. Then comes your net fixed asset turnovers. ये मैं जान करके 2-3 लाइन्स मैंने यहाँ स्किप करी है. विल कम टू दीज लाइन्स अगेन एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. नेट फिक्स एसेट टर्नओवर यानी कि 1 रुपये की एसेट से मुझे कितना सेल मिलता है. अभी हम इसको डिस्कस ही कर रहे थे कि ये 2.62 हो गया, 2.62 से नीचे चला गया बिकॉज मेरे एसेट बेस बढ़ गए. द हायर द बेटर. नो वन वेरी कॉमन पॉइंट ओवर हियर इज, आप सब लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है, समझी है, देखी है कि एक मैन्युफैक्चरिंग धंधे में कितना नेट फिक्स एसेट होना चाहिए. हम लोग कह रहे हैं कि हायर द बेटर. As per your understanding, what do you feel? What number should be a good number over here? The asset turnovers. Sir, last time discuss किया था हमने. It should not be below 1 and should not be more than 5. Yes. Why not more than 5? If this number is more than 5, that means the competition knows that not much amount of assets are required in the business. So newer and competition will come and compete with me, which will affect my margins and my profits. एंड माई सेल्स ऑल्सो. अगर एसेट ही कम चाहिए और वर्किंग कैपिटल के दम पे अगर मेरा धंधा चलता है तो मैं बैंक से कर्जा लेके भी धंधा कर सकता हूँ ना. अगर मुझे कोई फिक्स एसेट नहीं चाहिए, कोई प्लांट नहीं चाहिए, कोई मशीनरी ज़्यादा नहीं चाहिए तो. सो इफ़ माई बिजनेस हैज़ अ मोट कि competition cannot come and compete with me. If my competition can see the moat of the business in broad daylight and still dare not compete with me, then my asset turnovers more than 5 is a good thing. But if my business does not have a moat and I am doing a common business that many other people are doing and I don't have a high market share, so that then maybe 4-5 times or maybe more than that, higher the asset turnover is likely to get in more competition for me. वो क्यों? बंदा बोलेगा यार सामने वाला बंदा तो इतने पैसे कमा रहा है, चलो ये बिजनेस मैं भी कर लेता हूँ. देन कम्स योर रिसीवेबल डेज, लोअर द बेटर. जितनी जल्दी पैसा मुझे मिलेगा उतना अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है. देन कम्स योर इन्वेंट्री टर्नओवर, हायर द बेटर. नाउ टू बी अ गुड एनालिस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन द नंबर्स. ये 1.14 से 1.18 क्यों हुआ ये आपको पता होना चाहिए. ऊपर जा रहा है अच्छी बात है, ऊपर जा रहा है अच्छी बात है. ये यहाँ पर ड्रास्टिक 2.94 क्यों हुआ, ये ड्रास्टिक 2.07 क्यों हुआ. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू नीड टू फाइंड द रीज़न फॉर दिस. सिमिलरली ये जो रिसीवेबल्स थे 60 डेज़ में पहले आ रहे थे, 2 महीने में, अचानक से रिसीवेबल्स 30 डेज़ में क्यों आने लग गए. क्या कंपनी ने कोई पॉलिसी स्ट्रिंजेंट कर दी है, क्या कंपनी और इसके साथ साथ मेरे मार्जिन्स भी बढ़ गए एंड द मनी इज़ ऑल्सो गेटिंग क्विकर एंड क्विकर. तो समथिंग गुड इज़ हैपनिंग इन द फेवर ऑफ द बिजनेस, राइट. बट माई इन्वेंट्री टर्न ओवर्स हैव गॉन डाउन फ्रॉम 10.5 फ्रॉम 14 डाउन टू 11. माल मेरा कम बिक रहा है पर मैं उसको मार्जिन लेके बेच रहा हूँ और पैसा भी जल्दी ले रहा हूँ. तो इसी वजह से कुछ क्लाइंट्स जो हैं मेरे को छोड़ के चले गए, मेरा माल कम बिक रहा है. सो नंबर से तो ये समझ में आता है, लेकिन बिज़नेस को पढ़ के, इसका नैरेटिव पढ़ के हमको ये समझना है कि ये नंबर्स ड्रास्टिकली चेंज क्यों हो रहे हैं. और अगर कोई आपको ऐसा बिज़नेस मिले जहाँ पर साल दर साल ये चीज़ें ड्रास्टिकली अप डाउन हो रही है, तो दैट वुड बी अ वेरी डिफ़िकल्ट बिजनेस फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कल क्या होगा हमको नहीं पता. कमोडिटी की प्राइसेस चेंज हो जाएंगे, कस्टमर छोड़ के चला जाएगा, गवर्नमेंट की कोई इश्यूज आ जाएंगे, सारी चीज़ें. देन दीज आर आवर नेक्स्ट फेज एसेट्स. Now these are not the gross block, this is the net block. Gross block minus accumulated depreciation is my net block. Capital work in progress जितना मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ, जितने मेरे शेयर कैपिटल है, कितना कंपनी ने डिविडेंड दिया है, कितना डिविडेंड पे आउट रेशियो है, और प्रॉफिट माइनस डिविडेंड पे आउट कितना मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स है और कितना मेरा रिटेंशन रेशियो है. दीज आर ऑल दोज सिंपल थिंग्स. ठीक है. ये फिर आपका डिविडेंड यील्ड आ गया इधर. डेब्ट कितना है? हाँ, हेलो, Can I ask a doubt, sir? या प्लीज. Sir, this you are covering regarding this receivable days and the inventory turnover, and he said to find out the reason why the variation is coming up. Yes.
You need to find out the reasons why the variation. So these things will be available in the annual report or in the con calls. You need to find out, sir. There is no particular answer for this. These things will be available in the annual report or the con calls. You need to read and find out. And we need to understand why these numbers have drastically gone down. And here we can simply understand that the company has done capex. My assets from 356 crores have gone up to 456 crores. My denominator has gone up. And in this sequence, my sales has gone down from 1005 crores to 863 crores. Now this could be the reason why my numerator has gone down and my denominator has gone up. So my ratio has come down. Now one possible reason could be the capacity addition done by the company. This capacity has still not started, still not able to produce the newer amount of sales from this 356 to 456, that is 100 crores of assets. Like now if my turnover is 3.36, that means my 100 crores of additional assets should give me sales of 300 crores. But here another caveat is you had lockdowns of COVID after March of 2020. 7-8 days lockdown was here. After March of 2020 we had COVID lockdowns, Q1 and Q2. So the sales going down was pretty obvious over here. Sales collapsed by 19-20%. Now in the last 4 quarters, the TTM number, my sales have drastically shot up by 44%. So this could be that these additional assets from 356 to 456 have started in full production and I am able to do the sales, right? So this is the reason this number is coming down. When my annual results are out next time, March 22, this number should be going up. And because of this COVID lockdowns and all the businesses have come up to stringent collection policies. From 60 days they went to 22 days, और यहाँ 4-5 दिन का उसको फर्क पड़ा for the collections, which is pretty obvious. And that is the reason my inventory turnovers have also down, because मेरा लॉकडाउन लगा हुआ था और मैं अपना इन्वेंट्री ज़्यादा बेच नहीं पाया. Simple explanations. Now to get to the proper answers, we need to understand the business. Basically, by seeing these numbers, drastic change in the numbers, you might skip these annual reports. Okay, chalo, the trend is going up, everything is good, receivables are coming faster, everything is good, my inventory is going up, everything is good. But I would definitely go and read this number, because drastically I saw a number changed over here. So rather than reading 10 years of reports, I would go and try to find out this drastic change or this drastic change in the reports. So maybe 20 or 21 or maybe 19, 20 and 21. So 10 years of reports will cost you lots and lots of time. Now this will cost you less amount of time to understand. और मुझे ढूंढना क्या है, मुझे उसमें सर्च क्या करना है. These variation in numbers anywhere, in the sales, in the operating profits or EBIT or any number you see drastic changes happening, or the margins going up or down drastically, that is the amount, that is the annual report which we need to go and study and try to find out the reason for. Like here, sales from 639 went to 269. यहाँ ऐसा क्या हुआ? So were these problems temporary over here, back in time, or were these problems permanent, or what the company did to come out of these problems, and can these problems come anytime again in the future? So for me, reading 2014 annual report and reading 2020 and 21 annual report will give me some idea of how the business is going. ठीक है सर? Should I proceed? Thanks, sir. Yeah. This is my dividend yield. कंपनी डिविडेंड देते ही नहीं है, सब कैपेक्स में लगा दिया उसने, तो कुछ डिविडेंड में कुछ बचा ही नहीं है. यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर रिटेन अर्निंग्स आर नेगेटिव. कैन एनी टेल मी व्हाई द रिटेन अर्निंग्स आर नेगेटिव? This is 2015. If my retained earnings are negative in 2015, which is year, see this, from 215 my reserves went down to 187. लॉस हुआ होगा ना शायद सर. 2015 जरूरी नहीं लॉस हुआ होगा. हाँ, 22 करोड़ का लॉस हुआ है, इसलिए उसने उसको रिजर्व में से कम कर दिया है. ये कभी कभार कंपनियां के स्पेशल डिविडेंड भी देती हैं.
एक्स्ट्रा डिविडेंड भी देती है। तो जितना प्रॉफिट है उससे ज़्यादा भी डिविडेंड दे देती है कंपनी कभी कभार, बिकॉज ऑफ कुछ, जैसे हमने वो हिंदुस्तान ग्लोबल का देखा था या कुछ देखा था, कभी कभार कुछ मेरा बिजनेस बिक गया या एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, जस्ट टू रिवॉर्ड द शेयर होल्डर्स। तो यहाँ तो ये लॉस का सिनेरियो, इसलिए ये रिटेन अर्निंग्स आपका नेगेटिव है। टोटल डेप्ट मेरा कितना है? अभी स्क्रीनर आपको लॉन्ग टर्म डेप्ट, शॉर्ट टर्म डेप्ट दोनों को क्लब करके देगा। कोई मुझे बता सकता है कि एक तीसरी तरह की डेप्ट कौन सी होती है? एक तो लॉन्ग टर्म होती है, एक शॉर्ट टर्म होती है, एक और डेप्ट होती है बैलेंस शीट में, वो क्या होती है? एनीबॉडी? एक्चुअली दो तरीके की डेप्ट और होती है। One is your short-term debt, one is your long-term debt, and what are the two other different types of debt which one should know about? आपने बात किया था एक बार। थोड़ा आवाज लो आ रहा आपका। सर सिक्योरिटी डिपॉजिट हो सकता है? नहीं सर, क्या होता है कि अगर मैं कोई भी बैलेंस शीट खोलता हूँ एंड इस कंपनी में तो डेप्ट ज़्यादा नहीं है, कोई डेप्ट वाली कंपनी लेते हैं। अगर मैं टाटा स्टील लेता हूँ, तो एक मिनट रुकेंगे? हाँ बोलिए। लीज के लिए जो डेप्ट होता है ना सर, वो इधर असेट में भी जाता है, इधर डेप्ट में भी जाता है, वो वाला डेप्ट क्या? हाँ, क्या होता है, मेरा कोई बिज़नेस है जिसमें मैं फ्रेंचाइजी देता हूँ, ठीक है, और जैसे बैंक है, बैंक ने कोई शोरूम किसी बंदे से रेंट पे लिया। रेंट इज़ एक्चुअली अ हिडन डेप्ट, मतलब रेंट जो है वो मुझे देना ही देना है, मेरा ऑब्लिगेशन है। अगर मैं किराया नहीं दूंगा तो वो बंदा मेरे को मेरी दुकान बंद कर देगा। किराया जो मुझे देना है वो मैं एक्सपेंसेस में दिखाता हूँ। सो माई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज़ वेरी सिंपल, जो हम लोग शायद ये आगे देखने वाले हैं। माई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो शुड कैप्चर द पोर्शन कि यार मेरे डेप्ट वाले कंपोनेंट पे तो ब्याज लग रहा है, मेरे रेंट वाले कंपोनेंट पे ब्याज नहीं लग रहा है, पर वो मेरा ऑब्लिगेशन है, मेरा 2 साल का या 3 साल का मेरा पेमेंट टर्म है फॉर द रेंट। एंड इफ़ माई इंटरेस्ट कवरेज, इफ़ आई एम नॉट एबल टू अर्न दैट मच कि मैं अपने इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ द डेप्ट जो कि बैंक लोन है वो कर्जा देने के बाद मैं अपना रेंट देने के पोजीशन में हूँ या नहीं हूँ। It could be possible that I am getting some customer advances and from that customer advances I am paying my rent. But someday what happens, if the customer does not give me an advance, then how am I going to pay my rent and my employee salaries? Rent is actually a hidden part of a debt. And I have a very small explanation for it which I will present to you in one video. I will try and post in the channel. Another part of debt is your current maturities of your long term debt. आप कोई भी बैलेंस शीट में जाओ, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट, पेज नंबर 250, दिस इज पेज नंबर 268 आ गया, 264, ये कौन सा है, 52, प्रॉफिट लॉस, दिस इज योर बैलेंस शीट। ठीक है, ये मेरे एसेट साइड हो गए, ये मेरे लाइबिलिटी साइड हो गए। ये क्या हुआ, कैन एवरी टेल मी दिस इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? दीज वंस, जहाँ मेरा माउस पॉइंटर है, लॉन्ग टर्म सर, एंड दीज आर माई शॉर्ट टर्म, right? yes sir. And in my current maturities of my long term debt, इस साल में जो मुझे लॉन्ग टर्म डेप्ट चुकानी है वो ना तो आपको यहाँ दिखाएगा ना वो आपको यहाँ दिखाएगा, राइट?
वो आपको कहाँ दिखाएगा, या तो आपको अदर लाइबिलिटी में दिखाएगा या आपको अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी में दिखाएगा, जिसका कि डिटेल हमारे को इस रेलेवेंट नोट नंबर में मिलेगा. सो व्हेन आई गो एंड कैलकुलेट माय इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, विच इज़ बेसिकली मैंने कितना पैसा कमाया या मैंने कितना कैश फ्लो कमाया टू सर्विस माय डेब्ट, और इसके ऊपर मेरा कितना इंटरेस्ट है. सो माय इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एज पर बुक्स इज शुड बी ग्रेटर देन 3, देन दैट इज़ अ गुड नंबर, एंड लेस देन 3 देन दैट इज़ नॉट अ गुड नंबर. ऐसा ही हमारे को कहा जाता है. लेकिन करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट को हमारा स्क्रीनर के अंदर यहाँ पर हमारे को डिटेल नहीं मिलती. So if we go and try and do Excel calculations of this number, we are prone to get to a wrong assumption. So one is your long term debt, one is your short term debt, one is component is current maturities of long term debt, and one component is your hidden debt, which is called basically rent or franchisor agreements. अच्छा, वन मोर वेरी गुड क्वेश्चन जो आप लोग को अब समझ में आ जाना चाहिए. कल हमने हिंदुजा ग्लोबल का डिस्कस किया, सब कुछ किया, कैसे उसका आरओई और आरओसी इफेक्ट करेगा. नाउ वन वेरी गुड क्वेश्चन, कंपनी लाइक से बिग बाज़ार, कंपनी लाइक से फ्यूचर रिटेल, or a company like say any company which gives out franchises, say for example say Devyani International or McDonald's or Domino's, जो कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स नहीं चलाते हैं, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड स्टोर्स चलाते हैं. हाउ एंड वाई their return on capital or the return on equity is much better than several other businesses. What is the one basic reason for this? So they are asset light business. No. Who said they are asset Sir, light? I think here the investment is made by franchisee. Yes. So their denominator goes down and they earn the part of what franchisee is earning. They are getting that, so their numerator rises. So that's why their ROE and ROC might be the higher. Yes. Now I'll give you one very basic line to think. आप सोचना और इमेजिन करना. आप लोगों ने कभी ना कभी तो मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, टैबलेट पे यूट्यूब खोला होगा कोई भी वीडियो देखने के लिए, हाँ कि नहीं? खोला है? Yes, sir. Who makes the content on YouTube? YouTuber. So we the people make the content on YouTube, put it on YouTube. कंटेंट बनाने के लिए उसका कंटेंट को कोई भी जो भी हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, कैमरा हमारा, कंटेंट हमारा, मेहनत हमारी, राइट? यूट्यूब, गूगल के पास क्या है? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्वर्स, राइट? हु मेक्स द कंटेंट ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम? वी द यूज़र. एंड हु वॉचेज these contents and on Facebook and Instagram? वी द यूज़र, जो बाकी के लोग हैं जो हमारे फ्रेंड्स लिस्ट में होते हैं, सब कुछ होते हैं. तो फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब जो एक नेटवर्किंग साइट है, उसको बड़ा करने के लिए मेहनत और काम कौन कर रहा है? उसके एसेट्स किसके जेब से खर्चा हो रहा है? हमारी जेब से. अगर मानो 10 करोड़ यूज़र हैं यूट्यूब के, या 100 करोड़ यूज़र हैं इंस्टाग्राम के या फेसबुक के, और 100 करोड़ कैमराज हैं जिससे वो वीडियो शूट कर रहे हैं या कंटेंट शूट कर रहे हैं, ये सारे के सारे गूगल के बुक में चले जाते हैं, तो क्या उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल नीचे नहीं आती? नॉट जस्ट थिंक, इन्वेस्टमेंट करे कोई और, उसका फ़ायदा उठाए कोई और. एक एग्जांपल दूं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूं, आप लोगों को 1 सेकंड में क्लिक करेगा. आप लोग सब अभी कंप्यूटर पे बैठे हो? यस. Yes, sir. एंड 95% ऑफ पीपल आर यूजिंग विंडोज.
Yes, sir. कौन से ब्रांड के कंप्यूटर हैं? अनब्रांडेड होगा, कोई ब्रांड होगा, किसी का डेल का होगा, किसी का HP का होगा, किसी का IBM का होगा, किसी का कोई भी कंपनी का होगा, राइट? Yes, sir. उस ब्रांड के कंप्यूटर को बनाने के लिए परचेस किसने करा? वी द यूज़र। वो बनाया किसने? द कंपनी, IBM और डेल और सम। ना इफ़ यू आर IBM और इफ़ यू आर डेल और इफ़ यू आर HP, यू हैव सम डेटा क्रिएटर ऑन योर बुक्स। बिजनेस चल रहा है, किसी को पैसा लेना है, किसी को पैसा देना है। यू हैव सम R&D टू बी डन टू इन्वेंट न्यू एंड न्यू, फास्टर एंड फास्टर, बेटर एंड बेटर कंप्यूटर्स। यू बाय स्टोरेज डिवाइसेस, रैम या जो भी चीज़ें लगती है कंप्यूटर के अंदर, फ्रॉम योर वेंडर्स टू whom you have to pay. You give out your computers to your distributors where they sell, so you have to collect money from them. You have a reputation of 50 years, right? So all the investments done to run the business have been done on your book, which is the computer manufacturer, the laptop manufacturer. But who is eating the juice out of it? Microsoft. And that is the reason the return on capital or the return on equity is north of 100% for Facebook, for YouTube, for Microsoft. खर्चा करे कोई और, पैसा ले जाए कोई और. Another example in Indian context. आप लोग अलग अलग शहरों में रहते हैं, राइट? कभी ना कभी ट्रैवल ही करते होंगे किसी दूसरे शहर में, ओके? कभी कैब लिया है मोबाइल से बुक करा के, ओला या उबर, बहुत कॉमन चीज़ें लिया ही होगा. Yes, sir. ओला का जो ड्राइवर है या उबर का जो ड्राइवर है, वो गाड़ी किसकी? बेचारे ड्राइवर की. उसको मेंटेन कौन कराया? वो बेचारा ड्राइवर. 10 घंटे गाड़ी कौन चलाएगा? बेचारा ड्राइवर. मेहनत कौन, गाड़ी को साफ टिप टॉप कौन रखेगा? ड्राइवर. बैंक का लोन कौन चुकाएगा? ड्राइवर. टायर फट गए कौन रिपेयर कराएगा? ड्राइवर. एंड हु विल ईट द जूस? ओला. So that genuinely means that the return on capital or the return on equity on Ola's book is going to be astronomically high and high. What is Amazon? Loss making company. But why a loss making company is valued as the largest company in the world? Because he has to do no investments. And AWS जो उसका प्रोडक्ट है इज द हाईएस्ट मार्जिन बिजनेस, बिकॉज ही हैज टू डू नो इन्वेस्टमेंट्स. उसका एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो गया एंड स्टोरेज कॉस्ट एंड क्लाउड स्पेस इज पीनट्स टुडे. तो क्या हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में ऐसे कोई बिजनेसेस हैं जो दूसरों के बिजनेस पे रॉयल्टी खा रहा है? थिंक अबाउट इट. मेक माई ट्रिप, गो IBGO. बिल्कुल. बट मेक माई ट्रिप इज नॉट लिस्टेड इन इंडिया, इट्स लिस्टेड इन US एंड इट्स अ हेवी लॉस मेकिंग बिजनेस. मैप माई इंडिया. यस, मैप माई इंडिया. तो जोमेटो भी तो हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. तभी तो जोमेटो लॉस मेकिंग हो, तभी तो बॉस जोमेटो लॉस नहीं, सुनो, जोमेटो एक सेकंड, जोमेटो लॉस मेकिंग कंपनी है. प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये 2000 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़ लॉसेस हैं, और कंपनी का मार्केट कैप क्या है? 1 लाख करोड़. 1 लाख करोड़. और ये गुजरात गैस, गुजरात गैस नहीं, गुजरात गैस क्या, कोई भी वो कंपनी बोलो जो आपकी वो है गवर्नमेंट की कंपनी है. सपोज लेट्स से अडानी टोटल गैस, ठीक है. अडानी टोटल गैस का क्या है? 150 करोड़ प्रॉफिट, 2 लाख करोड़ मार्केट कैप, ठीक है. आप लोग गेल इंडिया, कितना मार्केट कैप है? 61,000 करोड़, राइट. कितना प्रॉफिट है? 3,000 करोड़ प्रॉफिट है. और यहाँ पर जोमेटो भाई क्या करते हैं? कुछ भी प्रॉफिट नहीं है. प्रॉफिट कब आएगा? प्रॉफिट आएगा जी 2-5 साल में, तब देखेंगे. अगर साला प्रॉफिट आ गया तो फिर इसका क्या होगा? ना नायका, वेरी गुड एग्जांपल. नायका, any platform business basically. it is not about platform business. You are going the wrong way. It is not about platform. Don't go by the bookish knowledge, sir. It is not about platform business. Think, मेरा धंधा करने के लिए, मेरा धंधा मुझे चलाने के लिए अपने धंधे में खर्चा नहीं करना पड़े.
Okay, got your point. So Nykaa is the best example. This is what I've been articulating in the group, the reverse side of capex. When this happens, so in my balance sheet, this line is never going to go up. ठीक है. Nykaa has got just 200 crores or 300 crores of assets and is commanding a valuation of 1 lakh crore. Avenue Supermart is commanding a valuation of 3 lakh crores, and what are the amount of assets over here? यार 350 करोड़ के एसेट में 1 लाख करोड़ और 7600 करोड़ के एसेट में 3 लाख करोड़, कौन सा ज़्यादा अच्छा है? बट इट इज लॉस मेकिंग, पैथेटिक प्रॉफिट्स, कुछ भी नहीं है. और ये जो एवेन्यू सुपरमार्ट है, ये कुछ 700-800 करोड़ से स्टार्ट करके आज 7000 करोड़ के एसेट्स पे आ गया. इसका मतलब इसके ये जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं, द फ्री कैश फ्लो कंपोनेंट इज सपोज टू बी लेस और नेगेटिव. फ्री कैश फ्लो मीन्स माई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस माई investments in fixed assets. So if I go and look at my free cash flow calculations over here, it is minus 3000 crores. इसका मतलब एक बिजनेस ओनर धंधे में से पैसा निकाल के घर लेके जा ही नहीं सकता, क्योंकि जितना भी मैंने पैसा कमाया वो वापस मेरे धंधे में लग गया, खप गया. And I have gone improve my sales by 10x, more than 10x in 10 years, which is a compounding of more than 20%, 30% compounding. Now the question to ask here is, what is my return on equity and return on capital, जो 2020 तक बहुत अच्छी थी. कोरोना में क्योंकि लॉकडाउन लग गया, वाजिब सी बात है, उसको गिरना था ही, वो फिर रिवर्ट कर रहा है धीरे धीरे. Now this amount of return on capital, anything beyond 15-18% is good, and this amount of growth numbers, the top line and the profit numbers, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी टाइम इस कंपनी को ले सकता था अगर मुझे ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा. मैं अभी वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आंख बंद करके कंपनी लेना बेवकूफ़ी होती है, मैं वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा हूँ. बट यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी टाइम में ये बिजनेस ले सकता था. सीइंग दिस नंबर, वाई? फॉर द सिंपल रीज़न, अगर ये इस बंदे ने इतना यहाँ कैपेक्स नहीं किया होता, ठीक है, और ये पैसा हमारे को एज अ शेयर होल्डर, जो कि ज़ीरो डिविडेंड्स है, हमारे को एज अ शेयर होल्डर हमारे को डिविडेंड दे दिया होता, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, इस पैसे की हम बैंक में एफडी करा देते, तो हमारे को क्या रिटर्न मिलता, 5%, 6%. या हम किसी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर लेते हैं, या बाज़ार में जाके आइसक्रीम खा लेते, इससे ज़्यादा क्या करते, राइट. बट ये जो पैसा ये बंदा अपने बिजनेस में लगाता गया और इसने अपना रिटर्न ऑन कैपिटल मेंटेन करके रखा मच बियॉन्ड 5%, 7%, 10%, एंड ही वॉज एबल टू ग्रो हिज बिजनेस एट अ कैकर ऑफ 30%, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में या कहीं भी ज़्यादा टाइम के लिए देखने को नहीं मिलता. इसका मतलब क्या हो गया कि आवर मनी वॉज कंपाउंडिंग एट 20% ईयर, 20-25%, बट वी वुड हैव डन इट नॉट मोर देन 5 to 7%. नॉट इज 20% better or 5% better over a long period of time? Definitely 20% is better. So we were getting more for our buck. 1 मिनट के लिए ट्रेडिंग को छोड़ दो, क्या होता है कि जब कंपनी डिविडेंड देती है ना, तो इन्वेस्टर बड़ा खुश हो जाता है, यार ये तो फ्री पैसा है, ये तो डिविडेंड है, खाओ पियो, उसको मस्ती करो, मौज करो. बट नो कंपनी विल पे यू 100% डिविडेंड. मानो ये इसको छोड़ते हैं, मानो कॉन्फिडेंस पेट्रो या डॉक्टर लाल, जस्ट फॉर एग्जांपल, द कंपनी इज पेइंग 9, 10, 15, 40, 57% ऑफ डिविडेंड. अरे बाकी का पैसा क्या जो कंपनी ने हमारे को नहीं दिया, वो भी तो शेयर होल्डर का है. वो अगले साल या तो आपके ये कैपेक्स में जा रहा है, या आपका डेब्ट रीपेमेंट में जा रहा है, या आप प्रमोटर उसको अंदर ही अंदर पैसा खा रहा है. सो हियर the profits which the company made, we got only 20% of the money. 80% तो उसने मुझे नहीं दिया.
So logically speaking, that 80% money also belongs to the shareholder, yes or no? Logically speaking. Now this concept is called look through earnings. What will the company do with my money which he has not paid out to me as dividends, and that extra portion of the money, suppose 20% पैसा इसने डिविडेंड दे दिया, the 80% money which he has kept with himself, which he is not giving me, so I am getting a risk free rate, 10-year benchmark bond yields or bank FD rates today at the price of say 5 to 6% for the sake of simplicity, if I am not taking taxation, say 6%. सो 80% मेरा पैसा जो मुझे आज 6% कमा के दे सकता था, मैंने आज वो 6% की कमाई छोड़ दी और मैंने कंपनी को अलाउ किया, यार ये मेरा पैसा, बिकॉज शेयर होल्डर इज़ द ओनर ऑफ द बिजनेस, आप अपने पास रख लो और आने वाले 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में 80% पैसा जो आप हर साल अपने पास रखते जा रहे हो, जब आप मुझे ये पैसा कमा के दोगे, या तो मुझे आप वैल्यूएशन री रेटिंग के रूप में वापस करो, या मुझे आप एक्स्ट्रा डिविडेंड दो, या आप मुझे कंपनी स्टॉक बायबैक करे। और वो तभी होगा जब मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक सुपीरियर नंबर होगा और जब कंपनी अपना धंधा ग्रो कर पाएगी। नहीं तो वो मेरा 80% पैसा जो मुझे डिविडेंड पे नहीं मिला, मैं क्यों कंपनी के हवाले छोड़ूं? सी आई एम अ रिटेल शेयरहोल्डर, आई कैन नॉट फाइट विद द मैनेजमेंट, आई कैन नॉट टेल देम टू चेंज देयर मैनेजमेंट डिसीजन, वो सब बातें ठीक है, बट लॉजिकली स्पीकिंग मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, अगर मेरा 80% पैसा वो मुझे दे ही नहीं रहा है तो मैं उस कंपनी को बेच के डंप करके वहाँ से भाग तो सकता हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं, जस्ट जो रैंडमली दिमाग में आ रहा है एग्जाम्पल, डोंट लुक एट द नंबर्स। और ये व्हाट वाज माय रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, माइनस 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 जो भी चीज़ें यहाँ पर, व्हाट वाज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड व्हाट वाज द कंपनी पेइंग एज डिविडेंड्स एंड नॉट पेइंग द बैलेंस पोर्शन। 2012 में 4% पैसा दिया, अरे 96% तो तूने रख लिया। हाँ स्क्रीन नहीं दिख रही है, अब बाकियों को दिख रही है? दिख रही है एमटेक हाँ पंकज जी आप लीव करके ज्वाइन करिए, शायद दिख जाएगा आपको। सो 96% पैसा उसने मुझे नहीं दिया, 4% दिया। उस 96% पे वो क्या कमा रहा है? 6-7%, 8%। तो यार अगर मुझे 6% बैंक की एफडी दे रही है और 2-3% के लिए मुझे इतनी मगजमारी करनी है, इतना इक्विटी का रिस्क लेना है, तो क्या ये सेंसिबल है? हाँ कि नहीं? मेरे हिसाब से नहीं। अगर मुझे इक्विटी का रिस्क लेना है, इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड रिस्क, माय इन्वेस्टमेंट कैन गो डाउन ऑल्सो, आई कैन लूज मनी ऑल्सो, सो आई नीड एटलीस्ट सम रिस्क प्रोटेक्शन, रिस्क प्रीमियम। एंड दैट इज़ वाई आई डिस्कस ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ ऑल द मीट्स कि माई GDP इज़ ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 6 to 8%, मेरा इन्फ्लेशन 6 to 8% है। हालांकि वैसे तो महंगाई ज़्यादा है, सबको पता है, पर वो किताबी ज्ञान के लिए 6 to 8% है। सो एटलीस्ट आई नीड अ हर्डल रेट ऑफ 14-15%, तभी तो आई एम विलिंग टू forgo this 96% over here, so I may get this 96 and this 98 and this 97% of the पैसा, इसके ऊपर 15% और इसके ऊपर भी 15% और इसके मे बी at some point in the future। And above this company was piling up to debt like mad। 3200 करोड़ की डेप्ट से सीधा 4000 से सीधा 6000 से सीधा 9000। एक तो साला तू मेरा पैसा नहीं दे रहा, तू अपने पास दबा के बैठा हुआ है, उस पर तू कुछ कमा नहीं रहा, और तू बैंक से कर्जा लिए जा रहा है, और मैं पागल हूँ इस धंधे में बैठा रहूँगा। क्वेश्चन, हाँ पूछो। जी इतना जब लोग झोल करते हैं, बैंक वाले पागल होते हैं कि इनको देख के इतना डेप्थ दे कैसे देते हैं, कर्जा लोन कैसे दे देते हैं? सर बैंक में कौन बैठा है? नीरव मोदी भी तो करोड़ों रुपए निकाल के ले गया ना। बैंक में कौन बैठा है? उसको भी तो अपना घर बार चलाना। टेबल के नीचे से अगर उसको कुछ मैंने कुछ ओब्लाइज कर दिया तो वो तो देगा ना, उसके बाप का क्या जा रहा है? पैसा तो आम आदमी का है तो टैक्स पेयर का पैसा, बैंक का पैसा थोड़ी है।
बैंक में जो भी डिपॉजिट्स हैं, ये बैंक डूबे, येस बैंक डूबा, वो पंजाब नेशनल बैंक में फ्रॉड हुआ, इतने वो मॉरिटोरियम लग गए और इतना वो बैंक से पैसे निकलने की लिमिटेशंस बंद गई, ये सब कुछ हो गया। है तो बैंक का, है तो शेयर होल्डर आम आदमी का पैसा ना, जिसको वो आदमी खा पी के चल दिया। आज वो 10,000 करोड़ की चोरी करेगा, 200 करोड़ दे देगा बैंक मैनेजर को या ऑफिशियल को, तो वो तो खुश हो जाएगा ना, उसकी तो लाइफ सेट हो गई, उसको क्या देखना है आगे। So rather than going into political nonsense, why not we go and understand our investments and do what is good for our own portfolio. Be true to your portfolio. Don't be true to any Telegram group और Twitter और किसी को दिखाने के लिए, फॉलोअर के लिए, उसमें कुछ नहीं होना। आपको अगर ट्रू रहना है, सच रहना है, तो आप अपने पोर्टफोलियो के लिए सच रहो ना। आई एम नॉट सेइंग गो एंड चीट एनीवन, डोंट चीट एनीवन, बट बी ट्रू टू योर ओन पोर्टफोलियो। एंड देन पीपल से कि यार यहाँ से तो यहाँ सेल्स बढ़ रही थी और यहाँ अचानक सेल्स गिर गई एंड कुछ फ्रॉड निकल के आ गया। बट नाउ द प्रमोटर्स आर स्मार्ट, उसको पता है कि एनालिस्ट को क्या देखना है। नाउ लुक एट दिस बिजनेस एंड ट्राई एंड गेट सम सेंस व्हाट इज हैपनिंग। माय रिटर्न ऑन कैपिटल्स वर 23, 32, 40, 40%, right? And I was not paying dividends. I was keeping the money with me. Now this is confusion. How the hell, looking at the numbers, decoding the numbers, I would have been able to reveal that this company will be doing a fraud going ahead. It is very easy for the promoter to fudge the numbers, and we would be idiots if we trust these numbers with our naked eye without going in depth. Have a look. यहाँ फ्रॉड आने के बाद उसने 105% डिविडेंड दे दिया, वो सब बात की बातें होगी। Have a look. Sales from 1300 crores went to 6500 crores. Profits from 70 went to 680 crores. कुछ भी खराब नहीं लग रहा। डेब्ट उसने ख़त्म कर दी। मार्केट कैप उसका 1300 करोड़ से 25,000 या 50,000 पता नहीं कितना करोड़ हो गया था। व्हाट इज रॉन्ग ओवर हियर? लेट्स लुक एट द बैलेंस शीट। बोलो, यहाँ डेब्ट ख़त्म हो गई और ये रिज़र्व भी मेरे बढ़ रहे हैं और मेरा फिक्स एसेट भी बढ़ रहा है और मेरा टोटल एसेट्स भी ये हो गया और मेरा सेल्स भी बढ़ रही है, सब कुछ अच्छा। ऐसा कुछ भी ख़राब नहीं है इसमें। कहीं ना कहीं अगर मैं अकेला कमरा में बंद करके अपने आप को समझूं तो कहीं ना कहीं कुछ तो लूप होल है। मेरे पास ये डेटा नहीं है जी, ये डेटा मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या होगा। आई विल मेक दिस ब्लैक, फॉरगेट, ये डेटा मेरे पास नहीं है। I am in 2018. How the hell I know? Looking at the numbers, you will get to know. Look at your net fixed asset turnover. Right? Look at your sales. 2012 से 1300, 1500, 1900, 2700, 3100, 4000, 6500। क्या स्पीड से मेरी सेल बढ़ रही है फ्रॉम 2012 टू 2018? 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल में। ना एक ऐप है जो आपके आईफोन में और एंड्रॉयड में बहुत अच्छी ऐप है, इट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल कैलकुलेटर। आप क्या कर सकते हो, इस ऐप को उठा सकते हो एंड यू कैन कैलकुलेट द रिटर्न और द इंक्रीमेंटल और द कैगर ग्रोथ। सो व्हाट आई विल डू इज I will put 1353 as my starting amount, 6502 as my ending amount, and कितने साल हो गए? It is 6 years. It is 6 years. The compounding rate is 30%. 30% से मेरी सेल बढ़ रही है, ठीक है? अरे 30% से मेरी सेल बढ़ रही है तो क्या मेरा एसेट हवा में जा रहा है? ठीक है। और अगर मेरी कंपनी इतनी ही अच्छी है और इतने ही प्रॉफिटेबल कंपनी है
what is the need to dilute shareholder equity again and again, again and again, again and again, again and again. 2018 था ना वो, 2018 में 6500 की. चलो यहाँ तो मैं मान सकता हूँ उसने मुझे बोनस वोनस दिया होगा, 53 का डबल हो गया. बट व्हाट अबाउट ईयर, व्हाट अबाउट ईयर, why the assets are going down? And if the Vakrangi was ई स्टोर्स फॉर बैंक्स एंड छोटे छोटे गांव कस्बों में ई स्टोर्स बनाता था. अरे जब ई स्टोर बना रहा है तो कितने सारे फ्रेंचाइजीज खोल रहा है जिसका कि इन्वेस्टमेंट वक्रांगी की बुक्स में नहीं आ रहा है. ज़्यादा तो नहीं, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैं इसमें कुछ R&D कर सकता हूँ. तो क्या ये छोटी छोटी बातें भी मुझे समझ नहीं आ रही. और जो मैं सेल्स कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं जो सेल्स कर रहा हूँ उसका मुझे पैसा क्यों नहीं मिल रहा. राइट. if I'm such a great company making such great profits, why don't have I cash equivalents in my bank? And why I am giving loans to my sister related firms? And what are these other assets? What are these other assets? Are these real assets or fictitious assets? If these are fictitious assets, then definitely this reserves component of my liability side is also inflated. We can get good insights over here. What are my average collections period? जो हमने वो रिसीवेबल डेज देखा था, what are my average collections period? इतनी सेल, इतना प्रॉफिट, पैसा ही नहीं है, क्या फ़ायदा ऐसे धंधे का? अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं कहता कि हमको सब कुछ पता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. तो क्यों नहीं मैं इन चीज़ों को देख के साल में एक बार या क्वार्टर में एक बार देख के समझ के ये चीज़ समझ सकता हूँ कि यार कुछ ना कुछ तो लफड़ा हो रहा है. बट प्रॉब्लम क्या है, नहीं, मैं ये नहीं देखूँगा. मैं क्या देखूँगा, अरे मेरा स्टॉक तो ब्रेकआउट और ये भाग रहा है और ये भाग रहा है और मेरा 1x हो गया, 2x हो गया, 3x हो गया. मैं ये देखूँगा. All the return metrics are good. The company is चलो अभी तो लॉस मेकिंग आ गया. यहाँ से यहाँ तक कंपनी वॉज ग्रोइंग लाइक 30% कैगर. वाओ. यहाँ से यहाँ प्रॉफिट वॉज गोइंग मैसिव. 10 गुना हो गया प्रॉफिट. 70 करोड़ का मान लो 700 करोड़ हो ही गया. वाओ. इतना हो गया, इतना मेरा धंधा बढ़ गया, धंधा मेरा 5 गुना 6 गुना बढ़ गया, प्रॉफिट मेरा 10 गुना बढ़ गया. अरे यार कुछ तो चाहिए होगा ना धंधे को चलाने के लिए, चाहे आईटी कंपनी हो चाहे एसेट लाइट हो, कुछ तो चाहिए होगा ना. एसेट गायब हो गए. और अगर मेरे पास कैश बैलेंस नहीं है और रिसीवेबल अमाउंट्स मेरे बढ़ते जा रहे हैं, मेरे कलेक्शन डेज ज़्यादा हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो मेरे रिजर्व्स हैं इन्फ्लेटेड है. ये एक्चुअली रिजर्व है ही नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट हैज टू बैलेंस एसेट साइड इक्वल टू लायबिलिटी साइड. और अगर मैं सिंपल, मुझे कुछ समझ नहीं आता, ये मेरा फिक्स एसेट है 400 करोड़ का. अरे यार जितना पैसा मैंने फिक्स एसेट में लगा रखा है उससे दुगना पैसा मैंने अदर एसेट में घुसा रखा है. And 2015 was the year when the company was making good amount of sales. 2015 was the year 2700 करोड़ की सेल, 490 करोड़ का प्रॉफिट. राइट. बहुत अच्छी बात है. कैश फ्लो कहाँ गया? -1, -45. और 216 बनाया, 362 खा गया, फ्री कैश फ्लो नेगेटिव. 74 बनाया, 40 खा गया, फ्री कैश फ्लो कितना? 20-30 करोड़. 227 बनाया, 226 खा गया इन कैपेक्स और इन्वेस्टमेंट्स. व्हाट इज फ्री कैश फ्लो? 1 करोड़, -1 करोड़. चलो यहाँ पर इसको फ्री कैश में मिला. बट नाउ द हेल इज, इफ ही इज इन्वेस्टिंग सो मच इनटू फिक्स एसेट्स, 11, 12, 13, 14, इतना ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है फिक्स एसेट में, पर यहाँ मेरे फिक्स एसेट कहाँ हैं?
11, 12, 13, 14 मैं फिक्स एसेट शुड हैव गॉन अपना। कितना इन्वेस्टमेंट किया उसने 4 साल में? कैश फ्लो नंबर सी 2012 में कितना किया? 374 करोड़। 2012 में कितना किया? 374 करोड़। तो 2013 में एसेट बढ़ना चाहिए था ना। इतनी ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगी क्या? अगर इतनी ज़्यादा डेप्रिसिएशन हो गई तो मैं उसको P&L से चेक कर सकता हूँ। डेप्रिसिएशन कितना हुआ 2013 में? अराउंड 100 करोड़। एंड वाई सडनली डेप्रिसिएशन फ्रॉम 40 करोड़ वेंट टू 157 करोड़, 180 करोड़, एंड यहाँ खत्म हो गई डेप्रिसिएशन। सो द पॉइंट इज हमको ये ड्रास्टिक नंबर्स देखने हैं। अब सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक साल से दूसरे साल के नंबर को कंपेयर करेंगे। बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि मेरी डेप्रिसिएशन 150 करोड़ है यहाँ, और 2 साल पहले मेरी डेप्रिसिएशन 50 करोड़ थी, यार 2 साल में ऐसा क्या हो गया जो मेरी डेप्रिसिएशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई? अगर मेरी डेप्रिसिएशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो डेप्रिसिएशन का मैंने चेक काट के किसी को दिया नहीं। डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, क्योंकि इस चीज़ का एक्सपेंस मैं पहले के सालों में कर चुका हूँ। दिस विल गेट एडेड टू माई कैश फ्लोज, बट आई एम नॉट गेटिंग द मनी फॉर इट। दिस इज जस्ट एन अकाउंटिंग एंट्री and this will be deducted from my profit loss. So from here I am deducting 157 crores of depreciation, but here this is year 2013. Here I am not adding the I'm not getting the cash for it, but I am just adding the accounting entry for it over here in this figure, cash flow from operations. 2013 है, हो सकता है शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, देख लेते हैं। 2013 का एनुअल रिपोर्ट, बैलेंस शीट, ये आपकी बैलेंस शीट आ गई, ठीक है। और ये आपका ये आ गया, ये आपका कैश फ्लो। देखो जरा यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये रहा आपका डेप्रिसिएशन विच इज़ गेटिंग एडेड टू योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड दिस इज हाउ योर कैश फ्लो इज स्ट्रक्चर्ड। एंड आफ्टर ऑल दिस, बिफोर योर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, दिस इज योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। पर ये पैसा कंपनी को मिला थोड़ी ना है, ये तो केवल अकाउंटिंग एंट्री है। और अगर मैं ये 150 करोड़ या 157 करोड़ का डेप्रिसिएशन यहाँ से निकाल देता हूँ जस्ट टू नॉर्मलाइज my understanding, which was 2013, over here 150 करोड़ ऐड करने के बाद 74 करोड़ है। अगर मैं 150 करोड़ इसमें से निकाल देता हूँ तो दिस वुड बी -70 करोड़ एंड -40 करोड़ ऑफ कैपेक्स। यानी कि कंपनी के पास तो पैसा कभी था ही नहीं। अगर पैसा ही नहीं था तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो सेल्स हैं ये बोगस हैं। यार किसी को सेल करूंगा तो उससे कुछ तो पैसा मिलेगा मुझे। हेल्पफुल हाउ टू अंडरस्टैंड द नंबर्स ओनली। यार मैंने प्रॉफिट लॉस कर लिया, मैंने बैलेंस शीट समझ ली, मैंने कैश फ्लो समझ लिया, सब कुछ हो गया, वो सब बातें सब अच्छी है। दुनिया भर का हज़ारों वीडियोज़ हैं यूट्यूब के ऊपर, और हज़ारों किताबें हैं, सब पढ़ ली, फिर भी सारा स्टॉक मार्केट समझ नहीं आता। क्योंकि उस डेटा को इम्प्लीमेंटेशन एंड आस्किंग क्वेश्चंस टू योर ओन सेल्फ कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, और इन सब बातों के अंदर हम अपना जो काम कर रहे थे वो भूल गए। कहाँ थे यार? कॉन्फिडेंस पेट्रो। सो दिस इज़ दैट। अगर कंफ्यूज हो तो दोबारा देखना, और अगर नहीं हो तो एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं, आप लोग बोलो तो आगे बढ़ूँ। नहीं अभी बड़ी आवाज़ बड़ी धीरे हो गई। यस सर आगे बढ़े, पहले तो बड़े जोश में थे यार, अभी क्या हो गया? सर आगे बढ़ जाइए। का पोस्टमार्टम कर दिया। अब ये कंपाउंडिंग क्या है? व्हाट इज दिस कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग इज आई एम टेकिंग द रिटेंशन रेशियो, कितना मेरा पैसा जो कंपनी ने मुझे नहीं दिया, जो उसने अपने जेब में बिठा कर रखा हुआ है,
द रिटेंशन रेशियो इनटू योर कॉलम नंबर ऑफ B52। चलो यहाँ पर तो है ही नहीं। माय रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कितना मेरा पैसा जो वो खा के बैठा है, दबा के बैठा है, उस पर वो कितना % से पैसा कमा रहा है। सो ये यहाँ तक तो मामला टाइम फिस था 2013 से लेकर 2017 तक। 2018 में जाके उसने मुझे एटलीस्ट बैंक रेट जो 5-6% है उसका डबल कमा के दिया। अगर मैं बिजनेस सेंस की बात करूँ, सी व्हाट इज अ बिजनेस? बिजनेस इज अ कैपिटल इनपुट आउटपुट मशीन। आई पुट इन कैपिटल एंड आई एक्सपेक्ट टू गेट मोर कैपिटल आउट ऑफ इट वन ईयर, आफ्टर 1 ईयर। बट यहाँ तो ही इज़ नॉट गिविंग मी माई मनी, मेरा पैसा दबा के बैठा हुआ है एंड आई एम बट द स्टॉक इज डूइंग ब्रेकआउट। व्हाट एम आई सपोज टू डू? 4 ईयर्स 13 से 17 मैं इसका ये मार्केट कैप दिखा रहा था आपको। 13 से 17 60 करोड़ का मार्केट कैप 200 करोड़ हुआ। मार्केट्स आर डिपेंडिंग ऑन सेवरल फैक्टर्स, पी क्या है, इमोशंस क्या है, सब कुछ क्या है। क्या मुझे यहाँ पर कंपाउंडिंग मिला और 3 साल में तो मैं सोता ही रहा। 60 करोड़ का 50 करोड़, कुछ भी नहीं हुआ स्टॉक पे इसमें। जितने मर्जी ब्रेकआउट देखो, जितने मर्जी ट्रेंड लाइन बनाओ, जितने मर्जी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दो, सब वेस्ट ऑफ टाइम है। जब उसने मुझे मेरे रिटेन्ड मनी को 5% चलो दिया और उस पैसा जो लुक थ्रू अर्निंग से जो कंपनी वाला दबा के बैठा हुआ है, उसने 2 साल या 3 साल में मेरे को पैसा बना के दिया। उस पैसे में जो वो पैसा रिटेन करके बैठा हुआ, रिटेन मीन्स वो रख के बैठा हुआ है। व्हाट डिड हैपन टू द मार्केट कैप फ्रॉम 200 करोड़ एक साल में 700 करोड़, 1000 करोड़। अगेन वाई दिस वॉज कोविड मानो, कुछ भी मानो। सो फ्रॉम 200 करोड़ टू 700 करोड़। खैर हम लोग तो ट्रेडर हैं यार, हमको तो मार्केट कैप समझ में नहीं आती, हमको तो नहीं। ये 2018 से 19, 2018 से हमको तो स्टॉक प्राइस समझ में आता है। 2018 से 19 29 रुपीज़ का मेरा स्टॉक 38 रुपीज़। नाउ अंडरस्टैंड, सॉरी 7 रुपीज़, सॉरी ये वाला 7 रुपीज़ का मेरा स्टॉक 30 रुपीज़। हमको तो शेयर का बहुत समझ में आता है ना। सो दिस बॉक्स ऑफ द शीट, दिस बॉक्स, ये चीज़ अगर ये 1 2 3 4 5 लाइन और ये चीज़, ये इफ़ यू कैन इम्प्लांट दिस इन योर ब्रेन एंड you should be able to decode and understand these numbers। ये 1 2 3 4 5 6 कॉलम यहाँ और ये 5 लाइन यहाँ। If you can understand these things, these are the primary important things how to understand a business, what is actually happening। So now tell me, last question for the day, कि कहाँ गया? हाँ, 3 साल में या 4 साल में स्टॉक आपका 60 करोड़ से 190 करोड़ है। 6 3 से 18, मोटा मोटा 3x हुआ। एंड इन 1 ईयर फ्रॉम 200 टू 800 या मोटा मोटा 4x हुआ। सो लुकिंग एट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लुकिंग एट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, व्हाट इज मच बेटर? इज दिस मच बेटर और इज दिस मच बेटर? आंसर इज प्रीटी ऑब्वियस। बोलो बोलो, कौन सा ज़्यादा अच्छा है? 3 साल में 3x या एक साल में 4-4x? एक साल में 4x। बट ये चीज़ कैसे हो, हमको कैसे पता चले? अभी तो नंबर आ गया, अभी तो हम बहुत चैंपियन बन रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन साला नंबर आने से पहले कैसे पता चले? यही तो 8 पार्ट है स्टॉक मार्केट का। सही क्वेश्चन पूछा, नंबर आने से पहले कैसे पता चले? जितना मर्जी पढ़ लो, पर क्या मैं प्रिसाइज नंबर को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या सेल्स प्रॉफिट्स आगे जाके क्या होंगे 2 साल 3 साल में? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हाँ, एक काम कर सकता हूँ,
जो मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि यार कंपनी ने कैपेक्स किया, इसका एसेट टर्नओवर इतना, इसका एसेट बढ़ गया, एसेट टर्नओवर इतना है, तो प्रोबेबली इतने एसेट से, इतने मल्टीप्लाई एसेट टर्नओवर से मेरे को अगले साल इतनी सेल आ सकती है। एक छोटा सा अंदाज़ा लगा सकता हूँ। 2-3 साल में क्या आ सकती है, रिपोर्ट्स पढ़ सकता हूँ कि इतना परसेंटेज यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, मार्केट साइज बढ़ जाएगा, बट क्या वो प्रिसाइज नंबर प्रिडिक्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि मेरा पास ये जो नंबर है शुड बी अराउंड 12, 13, 15%? हाँ, ये समझ सकता हूँ। और अभी ये बिल्कुल थकेले फॉर्मेट में क्या ये नंबर यहाँ आ सकता है? हाँ, ये समझ सकता हूँ कि इस टेंटेटिव मेरे बैरोमीटर के आसपास आ सकता है। जब वो 110 मीटर की हडल रेस होती है, यार मुझे हडल से कंफर्टेबली ऊपर निकलना है, मुझे 20 फुट ऊपर जंप नहीं करना है, राइट? अब एक क्वेश्चन पूछूं और आप लोग बताइएगा कि उसका क्या आंसर होना चाहिए। ये देखो, ये रेन इंडस्ट्रीज, व्हाट डिड हैपन ओवर हियर? From 2% went to 10%, and this was the time Manish Pabrai made a 10x in this. 30 रुपये का स्टॉक रखते शायद 300 रुपये कुछ हो गया था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या हुआ था। दिस इज, यहाँ कुछ हुआ था आई थिंक। कौन सा साल है वो? 14-15। हाँ, he bought it around 14-15, sorry, he bought it around this period, around 30 rupees or something, and it went up to 300 rupees. 1200 crores of market cap going up to 12,000 crores of market cap, 10x. अब तो कम से कम वो चार्ट्स, ब्रेकआउट्स और 20% के डिलेमा से, उस अंधेरे से बाहर निकलो कि हमारी ज़िंदगी 20% में ख़त्म हो जाती है। नाउ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, if I tell you, listen carefully, after getting this number, see, I am not predicting now. If I tell you, after getting this number, if the market gives me sufficient time to buy, then the element of prediction goes out from my equation. Yes or no? If this is possible, yes or no? थिंक अबाउट इट। आफ्टर ये जो मैंने हाईलाइट किया, विद रिस्पेक्ट टू ऑल दिस, आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग आफ्टर गेटिंग दिस नंबर। क्या ऐसा हो सकता है कि मार्केट मुझे सफिशिएंट टाइम दे बाय करने का? यस सर। कैसे हो सर? वो तो अपर सर्किट में ही खुलेगा और हमेशा अपर सर्किट सर, में वो रहेगा। अपर सर्किट में नहीं, मैंने बोला मार्केट मुझे सफिशिएंट टाइम दे बाय करने का। मेरी बात तो सुनो, वो भूल जाओ, स्टॉक प्राइस भूल जाओ, सर्किट बोल के सब बकवास हो, भूल जाओ सब। Sir, it will give the time. Are you sure? But how the hell I will know? How the hell I will know? That I have to regularly checking all the system. Sir, quarterly जब उसका जो डेटा है 5000 कंपनी है सर, 5000 कंपनी है सर, कितने देखोगे? मेरे को then I have to selective because I can't write on everything. अगर जिस कंपनी को मैं चेक कर रहा हूँ वो कंपनी में Sir, if I give you a screening or a filtration process to narrow down from 5,000 companies to your preferred maybe 20 companies, yes sir, then will that save lots and lots and lots of time? yes, because I can't write on every horse. I can't write. तभी तो कहते हैं ना, I cannot marry every beautiful girl in town. तभी तो वो कहावत है। if I tell you कि human brains are more centered to watch images than numbers, if I can plot all this on a simple image and show it to you, and now I'll add a twist to the equation, the market will give you sufficient time, plus the market will give you sufficient time to even go and study and read the business, and उसके बाद
आपके कॉट या आपके ब्रेकआउट उसके बाद होने लगेंगे। क्या कभी आज तक ये कहते सुना था किसी को? द फंडामेंटल्स विल गिव यू इंडिकेशन मच 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 बिफोर टेक्निकल्स। एंड डू रिमेंबर दिस नेम, कॉन्फिडेंस पेट्रो। द डे आई विल शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई विल टेक अप कॉन्फिडेंस पेट्रो ओनली, और इसी का हम एग्जाम्पल लेंगे। या रेन इंडस्ट्रीज ले लो, या कोई भी कंपनी ले लो। ओके सर। मतलब द मार्केट विल गिव यू दीज थिंग्स कि ये टर्न अराउंड हुआ, नंबर वन। द मार्केट विल गिव यू सफिशिएंट टाइम टू बाय, जितना भी आपको क्वांटिटी लेना है डिपेंडिंग अपॉन योर पोर्टफोलियो साइज। एंड द मार्केट इज वेरी जनरस ऑन यू। वो बोलेंगे यार यू आर अ गुड मार्केट पार्टिसिपेंट हैविंग गुड बिहेवियर इन द मार्केट, आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम टू इवन स्टडी द बिजनेस। तो अब राजू भाई कह रहे थे कि सर वो अपर सर्किट जाएगा, अब तो वो कहानी खत्म होगी अपर सर्किट की। अगर मुझे पढ़ने का टाइम दे रहा है तो एक कंपनी को पढ़ने के लिए, थोड़ा समझने के लिए मुझे एटलीस्ट 15 दिन तो लगेगा ना, कम से कम। उससे कम तो क्या लगेगा? इफ आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड आई कैन नॉट डिवोट 24/7 टू द मार्केट्स, आई नीड सम टाइम टू स्टडी, राइट? सर यू आर राइट। बट वही कह रहे हो। दिस थिंग इज पॉसिबल, बट डोंट फॉरगेट दिस बॉक्स। ये थोड़ा सा उधर चला आता है स्क्रॉल होके, डोंट फॉरगेट दिस बॉक्स। दिस बॉक्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर ये बॉक्स नहीं है तो फिर इसकी वैल्यू नहीं है, और अगर ये नहीं है तो फिर इसकी वैल्यू नहीं है। ये तराजू है, ये तराजू में दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी तो ही गाड़ी आगे गुड़केगी। तो अपने को टीटीएम से उसका इंडिकेशन मिल जाएगा, आप यही बोलना चाह रहे हो सर? फिर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर आप टीटीएम लो तो ये टीटीएम आपका ये हो गया, चलो 10 का 18 हो गया, अच्छी बात है। टीटीएम से तो भी इंडिकेशन फिलहाल तो मिल रहा है। अरे पर इतने सारे धंधों में मैं कैसे देखूं? नहीं, पर ऑलरेडी जिसमें इन्वेस्टेड है सर उसका, हाँ इसमें तो मिल रहा है ना। कॉन्फिडेंस पेट्रोल में अगर आप इन्वेस्टेड हो, इसमें तो वो कहानी समझ में आ रही है, इसमें तो कुछ अच्छा हो ही रहा है, दैट इज गुड। आप बोल रहे हो सर कि टाइम अपने को मिलेगा बिजनेस पढ़ने का, वो भी नंबर आने के बाद में। हाँ जरूरी नहीं हर बार मिले, पर ज़्यादातर केसेस में मिलेगा। अभी जैसे बात हुआ ना कि यार 50 कंपनी लेके तो मैं चल नहीं सकता, मेरे को तो 10-15 ही बहुत है, आदमी 20 ही बहुत है। आई कैन मिस सम अपॉर्चुनिटी, आई कैन ग्रैब सम अपॉर्चुनिटी। कंफ्यूजिंग है। और ये सब होने के बाद, ये सब करने के बाद फिर आपका कॉट और फिर आपके ब्रेकआउट आने लगेंगे। आप बोलोगे यार अजीब आदमी हो, अभी तो आप बोलते थे पहले आरएस करो, फिर आप बोलते थे पहले कॉट करो, अब तो आपने कॉट को भी उल्टा उल्टा पकड़ के नीचे गिरा दे। अजीब आदमी हो, हर बार कुछ नया नया बोलते हो, खुद ही कंफ्यूज्ड हो। बेसिकली गलती क्या हमारे से क्या हुई, हमने ना पहले LKG फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड नहीं पढ़ी, हम सीधा 12वीं क्लास और कॉलेज में पहुंच गए। अब हम वहाँ से उल्टा आ रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में मैथ्स और हिंदी पढ़ता तो मेरी फाउंडेशन बढ़ती 11वीं 12वीं क्लास में जाके पढ़ने के लिए। तो मुझे जल्दी ज़्यादा लगी थी तो मैंने 11वीं 12वीं क्लास पहले पढ़ ली। अब मैं उल्टा आ रहा हूँ छोटी क्लासेस में बेसिक फाउंडेशन पढ़ना है। तो मज़े की बात यह है, कॉर्ड या ले लो या RS ले लो या ब्रेकआउट ले लो, उसके पहले भी कुछ होता है जो हमको नहीं पता होता। और ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा एक अपने कॉल कनेक्ट में या स्क्रीन में या वेबिनार में किसी में, कि फंडामेंटल्स विल गिव यू एन इंडिकेशंस मच 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 बिफोर टेक्निकल्स। इसीलिए मैं कहता हूँ भाव भगवान नहीं छे, लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका है। कॉर्ड को यूज़ करने का तरीका है, रूल्स हैं, इसको यूज़ करने का तरीका है। आंख बंद करके अधूरे ज्ञान से जाएंगे तो खड्डे में गिरेंगे। ठीक है, तो क्लोज करते हैं इसको। रिकॉर्डिंग में सेव कर लेता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। सर एक